गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग का इस फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का थर्ड डे है और पिछले क्लास में आपको हम सिग्निफिकेंट फिगर, साइंटिफिक नोटेशन और राउंडिंग ऑफ के बारे में बताए थे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको दिया था होमवर्क एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन। आप में से कई लोग जो प्रैक्टिस क्वेश्चन सोल्व भी किए थे और आपने असाइनमेंट वाले सेक्शन जो आपको ऐप दिया गया था उसमें आपने अपलोड भी किया था। कुछ लोग का बाकी रह गया था। कोशिश कीजिएगा जब इस वाले में जो प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है उसको आप सोल्व कीजिए और उसको आप ऐप में डाउनलोड करने का कोशिश कीजिए असाइनमेंट वाले सेक्शन में। तो इससे होगा क्या कि आप बिल्कुल मेरे साथ में रहेंगे, अदरवाइज आप पिछड़ जाओगे, आपका वर्क पेंडिंग में चला जाएगा। और अगर पेंडिंग में चलता चला जा रहा है तो केमिस्ट्री के बारे में कहा जाता है कि अगर केमिस्ट्री समझ में आ रहा है तब ठीक है, अदरवाइज केमिस्ट्री विल बिकम मिस्ट्री। मिस्ट्री यानी कि रहस्य। केमिस्ट्री सब कुछ दिमाग के ऊपर से जाना शुरू हो जाता है। तो बिल्कुल एकदम इत्मीनान से चल रहे हैं, जिस तरह का इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसको आप फॉलो कीजिए। जैसे जैसे जो बता रहे हैं कि इस टॉपिक को पहले पढ़ो, इस टॉपिक को आप पहले पढ़ो, उसको आप फॉलो करो। इसी को एक्सपीरियंस कहा जाता है, यानी जो पास्ट एक्सपीरियंस है, जिस जगह पर आपको परेशानी ना हो उसके बारे में सोच करके हम टीचर आपको जो वो गाइड करते हैं कि पहले ये पढ़ना है, उसके बाद ये पढ़ना है। मे भी कई जगह पर आप बुक में देखोगे कि किसी एक टॉपिक के बाद में कोई दूसरा टॉपिक जो वो दिख रहा है, लेकिन हमें लग रहा है कि नहीं, इससे बेहतर होगा किसी और टॉपिक को बताना, तो हम पहले उसको बताएंगे। हाँ, फाइनली जब चैप्टर कंप्लीट हो जाए तब आपका कोई टॉपिक जो नहीं बचा होगा अपने बच्चे और वो नहीं बचे, इसको क्या करोगे। आज एक दो क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड है। ये स्पेशल कंडीशन में आता है और ये हम पिछले वाले वीडियो में, पिछले वाले क्लास में डिस्कस नहीं किए थे, क्योंकि मेरा पर्पस था कि जो मेन पॉइंट है जहां से जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पहले आपके दिमाग में बैठ जाए, अदरवाइज वहीं पर आपको कंफ्यूजन होना शुरू हो जाता है। इसलिए इसको हम जानबूझ करके पिछले वाले वीडियो में ऐड नहीं किए थे। आज इसके बारे में बात करते हैं। ये स्पेशल कंडीशन में आता है। ये जब जहां होगा उस जगह पर आपको ध्यान देना होगा। जैसे आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, एनसीईआरटी बुक में भी आप देखोगे तो इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि ये 500 है और इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है। पिछले क्लास में जितने भी नंबर को हम लोग देखे थे उसमें कहीं ना कहीं डेसिमल था। इस जगह पर डेसिमल नहीं है। तो एक रूल आता है कि अगर जीरो किसी नॉन जीरो डिजिट के बाद में आ रहे हैं और वहां डेसिमल नहीं है, यानी कि जीरो अगर डेसिमल के राइट साइड में नहीं है, देन इन सच कंडीशन इट मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट फिगर। यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर हो भी सकता है और सिग्निफिकेंट फिगर नहीं भी हो सकता है। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया कि कब क्या मानेंगे हम लोग। अब कब क्या मानोगे ये तो 11th के सेक्शन में आपके स्कूल में इसको क्या बताते हैं उस पर डिपेंड करेगा। वैसे बाकी अगर स्टैंडर्ड वैल्यू कहा जाए कि हाँ क्या होना चाहिए, तो उसमें एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि इस 500 को आप साइंटिफिक नोटेशन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो ये डिसाइड करेगा इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा। जैसे अगर 5 × 10 to the power 2 है, 10 के पावर को सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते हैं, तब देखो यहाँ कितना डिजिट हो गया, 1। यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर का वैल्यू 1 हो जाएगा। अगर आप लिख रहे हैं 5.0 × 10 to the power 2, तो इस कंडीशन में इनका सिग्निफिकेंट फिगर 2 हो गया। अगर 5.00 × 10 to the power 2 लिख रहे हैं तब उस कंडीशन में सिग्निफिकेंट फिगर का वैल्यू 3 हो गया। यानी 500 के केस में सिग्निफिकेंट फिगर का वैल्यू मे बी 1, 2 और 3 हो सकता है। सिर्फ अगर इसे ले तो 1, इन दोनों को ले तो 2 और इन तीनों को अगर लेकर के चले तो 3। यह ध्यान रखोगे। अगर डेसिमल नहीं है तो, और अगर डेसिमल है कहीं पर तो बाकी पहले का जो 4 पॉइंट बताए उसी को ध्यान में आपको रखना होगा। एक दूसरा क्वेश्चन, इसी तरीके का क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी बुक में मिला होगा। 5 × 5.1234 करके कुछ एक नंबर दिया हुआ था और उसमें पूछा जा रहा था कि इसके मल्टीप्लिकेशन सोल्व करने के बाद में जो वैल्यू आएगा उसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर वैल्यू होगा। तो उसके लिए यहां पर आप देखो, यहां ये ट्रू है, इसमें एक पॉइंट बताता है कि एग्जैक्ट नंबर, फिर वही बात आ गया
डेसिमल यहाँ में नहीं, तो एग्जैक्ट नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर वैल्यू इनफाइनाइट हो सकता है, क्योंकि 2 को आप 2.0 भी लिख सकते हैं, 2.00 भी लिख सकते हैं, 2.0000 भी लिख सकते हैं। क्योंकि डेसिमल नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि वो कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर आपने लिख दिया 5.0, तो ये इंडिकेट करता है कि यहाँ कैलकुलेशन, इवैल्यूएशन, मेजरमेंट डेसिमल के 1 डिजिट तक किया गया। लेकिन अगर कुछ डेसिमल नहीं है, इसका मतलब वो इनफाइनाइट तक जा सकता है। जैसे अगर हम बोल रहे हैं, केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ बात कर रहे हैं, तो आप अंदाज लगा सकते हो कि केमिस्ट्री के बारे में कितना इंफॉर्मेशन इनके पास में हो सकता है। लेकिन अगर हम चुप रहे या अगर कोई व्यक्ति चुप है, तब उसके इंफॉर्मेशन के बारे में कि इसको कुछ जानकारी है या फिर नहीं है, ये बताना इम्पॉसिबल हो जाता है। उसी तरह से अगर डेसिमल नहीं है, तो वहां पर इम्पॉसिबल है कि इसका कैलकुलेशन कहां तक जा सकता है, कितना सिग्निफिकेंस हो सकता है, तो उसे इनफाइनाइट माना जाता है। तो यहाँ इनका सिग्निफिकेंट फिगर वैल्यू इनफाइनाइट हो गया, और यहाँ कितना है 1 2 3। तो जो लोवेस्ट वैल्यू होता है उसी को सिग्निफिकेंट फिगर मानते हैं। तो इसलिए इस कंडीशन में सिग्निफिकेंट फिगर का वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया। तो आप में से कई लोग जो मैसेज किए थे, कुछ एक को आंसर किए भी, कुछ लोगों को बोले कि आप वेट करो, हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि आप इस जगह पे क्वेश्चन पूछोगे। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। और एक सजेशन और देते हैं, किसी भी चीज में उलझना नहीं है। हाँ, जहाँ प्रॉब्लम है उसको अंडरलाइन किए, नोट डाउन किए, और बाकी के क्वेश्चन की तरफ में फिर बढ़ना है, कोशिश करना है कि हम उसका सॉल्यूशन निकालें। ऐसा नहीं कि अगर किसी एक क्वेश्चन को बना रहे हैं और जिस जगह पर अटक गया तो बस अब वहीं पर आप रुके हुए और आगे के पार्ट को आप छोड़ दे रहे, वो नहीं होना चाहिए। हम बनाए फिर आगे की तरफ में बढ़ेंगे, और फिर ये दिमाग में रखेंगे कि हाँ, हमारा एक प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन हमें ढूंढना है। तो ये यहाँ तक था पिछले वाले पार्ट से। अब आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा टॉपिक एटॉमिक मास यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, यानी कि AMU के बारे में बात कर रहे हैं। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सब बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, और इसके बाद का सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी कि वहां पर एटम्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और उस जगह पर हालांकि आप कुछ एक बुक में देखोगे तो यहाँ पर भी एटम्स का डेफिनेशन, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, आइसोटोप, आइसोबार, ये सभी को डिस्कस किया है। इन सारे पॉइंट को हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले यानी कि सेकंड चैप्टर में डिस्कस करेंगे, बिल्कुल अंडर 9th-10th स्टैंडर्ड से लेकर के चलेंगे। अभी उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। एटम के सिर्फ उतने ही कंसेप्ट का जरूरत है जो आप अंडर 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। एटम किसी भी सब्सटेंस का सबसे छोटा सा पार्ट होता है। इसके बारे में कहा जाता है इट इज इनविजिबल, इट इज इनडिविजिबल। हालांकि ये पॉइंट में गड़बड़ था कि डाल्टन्स के द्वारा बताया गया था। अब उसके बारे में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बात करेंगे। अभी जो मॉडर्न डेफिनेशन है एटम्स का, उसके अनुसार से इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी सब्सटेंस व्हिच नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट बट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। यानी कि वो सबसे छोटा सा पार्ट जो फ्री स्टेट में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? बिकॉज एटम्स आर हाईली रिएक्टिव। अपने हाई रिएक्टिविटी की वजह से ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो रिएक्टिव नेचर का होगा। जो स्टेबल होगा वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। ये एटम्स का डेफिनेशन हो गया, यानी कि आप अंदाज लगा सकते हो कि एटम बहुत ही छोटा है किसी भी सब्सटेंस का, और उनके मास को निकालना है तो उनके मास के मेजरमेंट के लिए हमें यूनिट भी उसी के अनुसार से कंसीडर करना पड़ेगा। जैसे एक छोटा सा बात करते हैं हम लोग। आप मार्केट में सपोज सरिया खरीदने गए, आयरन रॉड, मान लीजिए किसी को मकान में काम लगाना है, तो वहां जाएगा तो उस जगह पर उसको रेट बताया जाएगा क्विंटल के हिसाब से, टन के हिसाब से। आप सब्जी खरीदने जाते हैं, आलू खरीदने जाते हैं, वहां पर जनरली आपको पसेरी के हिसाब से बताया जाता है। कुछ महंगा सब्जी खरीदने जा रहे हैं, फल खरीदने जा रहे हैं, तो वहां पर आपको किलोग्राम के रेट में बताया जाता है। फिर अगर आप और ज्वेलरी खरीदने जाते हैं तो वहां पर उसका रेट आपको ग्राम में बताया जाता है, क्योंकि आप उसी में परचेज कर रहे होते हैं। उसी तरह से एटम के केस में
हम लोग उसके लिए मेजरमेंट के लिए जो यूनिट यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। फिजिक्स के यूनिट एंड डायमेंशन वाले पार्ट में आपको बताया गया होगा कि किस तरीके का यूनिट किस ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं। एटम चूंकि बहुत छोटा है इसलिए एज ए कन्वेंशन कहा जाता है, प्रचलन, परिपाटी जो पहले किसी ने यूज किया है। जैसे आज के डेट में तो हम लोग मास स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज करते हैं। हमारे पास में बहुत सारे वैसे सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट हैं जिससे हम लोग एटम का मास इजीली निकाल सकते हैं, बट पहले इसे कंपेयर करना पड़ता था। और उसको कंपेयर करने के लिए कार्बन के आइसोटोप्स C612 को कंसीडर किया गया और C612 के मास को 12 यूनिट माना गया, यानी कि ये 12 AMU हो गया। तो अगर हमें 1 एटॉमिक मास यूनिट, AMU एब्रिविएशन है एटॉमिक मास यूनिट का, तो अगर इसके हम लोग 1/12 पार्ट को ले लें, 1/12 पार्ट ऑफ C612 कार्बन एटम इज कंसीडर्ड एज 1 AMU, या इसी को यूनिफाइड मास भी कहा जाता है, 1U कहा जाता है। तो एटॉमिक मास यूनिट हुआ, तो एटॉमिक मास यूनिट इज द मास ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ C612 कार्बन एटम। C612 कार्बन एटम के 1/12 पार्ट को एटॉमिक मास यूनिट माना जाता है, और बाकी किसी भी दूसरे एटम के मास को इन्हीं से कंपेयर करके निकालते हैं। जैसे अगर हम लोग बोलते हैं कि सोडियम का एटॉमिक मास 23U है, 23U या 23 AMU, U यूनिफाइड मास हो गया, एटॉमिक मास यूनिट की जगह पर अभी ये यूज में आता है और हम लोग भी इसी का यूज करेंगे। तो ये इंडिकेट करता है इट इज 23 टाइम्स हेवियर देन द मास ऑफ 1/12 एटम्स ऑफ C612 कार्बन, यानी C612 कार्बन एटम के 1/12 मास से 23 टाइम्स सोडियम के एक एटम का मास है, इसलिए इसका एटॉमिक मास यूनिट 23U हो गया। तो इस तरीके से हर एक एलिमेंट का एटॉमिक मास यूनिट निकाला गया। कुछ एक एलिमेंट के एटॉमिक मास आपको याद रखने होंगे जो नोट्स में हम आपको दिए हैं। वैसे तो पूरा 118 एलिमेंट है, जितना आप याद रख सकते हो उतना रखो, बट जितना हम आपको लिस्ट में दिए हैं वो जरूर याद रखना होगा। हालांकि आप गौर से देखोगे तो हमें लगता है कि 5-6 ही एलिमेंट वैसे होंगे जिनका एटॉमिक मास आपको याद नहीं होगा, अदरवाइज अधिकांश आपको याद नहीं होगा। तो इतना आपको कम से कम याद रखना है, तो सारा न्यूमेरिकल वगैरह सोल्व करने में आपको। एटॉमिक मास के बाद में अब हम लोग डिस्कस करते हैं एवरेज एटॉमिक मास के बारे में। ये एवरेज एटॉमिक मास आपको मिलेगा जब एग्जैक्ट वैल्यू आप किसी के एटॉमिक मास का निकाल रहे हो या देख रहे हो। जैसे एनसीईआरटी बुक में भी आप पीछे के पेजेस में देखोगे तो वहाँ सारे एलिमेंट्स का एवरेज एटॉमिक मास दिया हुआ है। जैसे ऑक्सीजन का हम लोग याद रखते हैं 16U, बट अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू देखेंगे तो 16 नहीं होता है, 15.89 वगैरह समथिंग करके दिया होता है, और उसी को राउंडिंग ऑफ करके हम लोग 16 याद रखते हैं एटॉमिक मास। तो यहाँ एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकलता है, इसको समझाने के लिए एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि ए कोई एलिमेंट है, सपोज मानना है, कुछ भी आप मान सकते हैं। सपोज ए एलिमेंट्स है एंड इट हैज 2 आइसोटोप्स A20 एंड A22, एक 20 है और दूसरा 22 है। A20 का 80% एग्जिस्ट कर रहा है और A22 का 20% एग्जिस्ट कर रहा है। नेचर में इनका एबंडेंस दिया हुआ है। आपको एनसीईआरटी में क्वेश्चन मिलेगा तो टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है। उनका अपना मोलर मास या एटॉमिक मास जो भी हो, मे बी वो 20 की जगह पे 20.001 दिया हो तो उसको लेकर के चलना होगा। 79% एग्जिस्ट करता हो। तो यहाँ A20 का 80% नेचर में है और A22 का 20% नेचर में है। तो आपको कहा जा रहा है कि इसका एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा। एवरेज, ये मैथ्स का पार्ट हो गया, बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट जो आप नीचे क्लासेस में मैथ्स से पढ़े हैं। अब इस A का एवरेज एटॉमिक मास निकाल रहे हैं हम, तो यहाँ इसका एटॉमिक मास नहीं दिया हुआ अलग से, तब यहाँ इसे कंसीडर करना होगा हमें 20 और कितना परसेंट है 80%, इसको कर दिया 20 इंटू 80। दूसरे आइसोटोप्स हैं इनका 22 इंटू 20, तो यहाँ 22 इंटू 20 इंटू 80 1600,
22 इंटू 20 440 और दोनों को ऐड करेंगे तो 2040 डिवाइडेड बाई 100। ये परसेंट में निकालना है, यहाँ ये परसेंट में वैल्यू दिया हुआ है इसलिए यहाँ 100 यूज किए। अब यहाँ एवरेज वैल्यू निकल गया 20.4u। अब इस 20.4u को हम लोग 20u भी कंसीडर करते हैं, लेकिन अगर ये 5 आ गया तो 20.5 ही रखना पड़ेगा। जैसे कि क्लोरीन के केस में देखोगे, क्लोरीन का 35.5 हम लोग याद रखते हैं, क्योंकि अगर छोटा वैल्यू है तो राउंडिंग ऑफ के रूल के अनुसार से उसे आप हटा देते हैं। अगर वैल्यू बड़ा है तो उसको आगे की तरफ में हम लोग शिफ्ट कर देते हैं। जैसे मान लिया कि किसी का वैल्यू आ रहा है 39.99, तो 30.999 इट इज नियरली इक्वल टू 40, तो उसके एवरेज एटॉमिक मास को हम लोग 40 कंसीडर करते हैं। तो ये यहाँ एवरेज एटॉमिक मास एक हो गया। एक आपके बुक में जो दिया हुआ था एग्जाम्पल, वो आपके नोट्स में भी डिस्कस किए हैं, और इसी से रिलेटेड आपके एनसीईआरटी में 2 क्वेश्चन दिया हुआ एक्सरसाइज में एवरेज निकालना है, तो बिल्कुल उस कंसेप्ट का आप यूज करोगे और वहां से एवरेज एटॉमिक मास निकालोगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, एवरेज एटॉमिक मास में जो मोलर मास वैल्यू दिया हुआ होगा उसको कंसीडर करोगे और उसको लेकर के आप बनाओगे, यानी कि इसको कंसीडर नहीं करेंगे। ये तब कंसीडर करेंगे जब वो वैल्यू नहीं दिया हुआ। एटॉमिक मास के बाद में एवरेज एटॉमिक मास पढ़े, और अब हम लोग मॉलिक्यूलर मास के बारे में बात करेंगे। वही पार्ट एटम के मास को जब आप मेजर कर रहे हैं तो एटॉमिक मास, और मॉलिक्यूल के मास को जब आप मेजर करेंगे तो वो मॉलिक्यूलर मास होगा। मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन एटम्स के कॉम्बिनेशन से होता है और मॉलिक्यूल अस्टेबल फॉर्म में होता है। इसलिए जब कभी आप कोई केमिकल इक्वेशन लिखते हो तो वहां पर मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा जाता है H2 + O2 इट गिव H2O। तो H2 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया, O2 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया, H2O वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। तो यानी कि अब मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है तो उससे हम लोग को मॉलिक्यूलर मास निकालना है। इसको हम लोग 2-3 स्टेप में पढ़ेंगे और हर एक स्टेप में एक एक लेवल बढ़ते चले जाएंगे। बिल्कुल एकदम बेस से बता रहे हैं आपको, और ये बेसिक पार्ट है, ये आपको आना ही चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए कि आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है वाटर का, वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया H2O। इसमें 2 एलिमेंट के एटम्स हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब आप क्या करोगे, जो लिस्ट दिए हैं उसमें आप हाइड्रोजन का एटॉमिक मास लिख दो। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, तो पहले 1 लिख दिए। अब देखो यहाँ हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, तो जितने एटम्स है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 1 × 2। अगर यहाँ 3 होता तो 1 × 3। जैसे ही एक एलिमेंट कंप्लीट होगा प्लस का साइन लगाएंगे, यहाँ प्लस लगा दिए। इसके बाद का एलिमेंट है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, यहाँ 16 लिख दिए। अगर इसके भी आइटम 2 होते तो 2 से मल्टीप्लाई करते, 5 होता तो 5 से मल्टीप्लाई करते। 1 है तो 16 × 1 16 ही होगा, इसलिए उसको छोड़ दिए। अब आगे 1 × 2 2 प्लस 16, ये वैल्यू हो गया 18u। ये वाटर का निकला। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज हमें सल्फ्यूरिक एसिड का निकालना है, H2SO4 का। तो अब देखो H2SO4 में फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, नंबर ऑफ एटम्स 2, तो 1 × 2। जैसे ही एक एलिमेंट कंप्लीट हुआ प्लस का साइन लगाएंगे। नेक्स्ट एलिमेंट है सल्फर। सल्फर का होता है 32, प्लस का साइन लगाएंगे। फिर ऑक्सीजन का है 16 × 4। अब इसको सोल्व कर लीजिए, बोर्ड मास का रूल अप्लाई करना पड़ेगा। 1 × 2 प्लस 32 प्लस 64, और ऐड करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 98। यानी कि वैसे मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास निकाले जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सिंपल है। अब हम लोग वैसे मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास को निकालेंगे जिनमें ब्रैकेट यूज हुआ। जैसे अगर हमें AlOH होल थ्राइस का निकालना है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला है AlOH होल थ्राइस। अब यहां पर एल्युमिनियम है पर एल्युमिनियम का एटॉमिक मास कितना होता है 27 लिख दिए। जैसे ही एक एलिमेंट कंप्लीट हुआ प्लस का साइन लगाते हैं।
यहाँ ब्रैकेट है तो ब्रैकेट यूज करेंगे, ब्रैकेट में ऑक्सीजन है तो 16 प्लस, जैसे एक एलिमेंट कंप्लीट होगा प्लस नहीं लगाएंगे, हाइड्रोजन के लिए 1, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट के बाहर में 3 है तो यहाँ पर 3 कर देंगे। अब मैथ्स का कंसेप्ट मत लगाना, मैथ्स के अनुसार से तो ब्रैकेट का मतलब ये मल्टीप्लिकेशन हो गया, तब तो यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। यहाँ केमिस्ट्री में कंसेप्ट रखना है, एक एलिमेंट कंप्लीट हुआ उसके बाद प्लस लगाना है, हर एक नए एलिमेंट के बीच में प्लस आएगा। अब इसको सोल्व कर लेना है, यहाँ ये वैल्यू हो गया 27 प्लस 16 प्लस 1 17 इंटू 3, 27 प्लस 51। अब इसको ऐड कर देते हैं, ऐड करेंगे तो यहाँ वैल्यू आ जाएगा 8 और इस जगह पर वैल्यू आ जाएगा 78, यानी इनका मॉलिक्यूलर मास का वैल्यू हो गया 78। तो जहां पर भी ब्रैकेट दिया हुआ होगा उसको आप निकाल सकते हो। जैसे अगर मान लिया हम आपको एक वर्क दे देते हैं, इसको आप करके निकालोगे, अपनी कॉपी में लिखोगे, ये एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला है Al2SO4 होल थ्राइस। इस एल्युमिनियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर मास निकालना है, वही कंसेप्ट करोगे, 27 इंटू 2 प्लस ब्रैकेट के अंदर में 32 प्लस 16 इंटू 4 ब्रैकेट क्लोज इंटू 3, सोल्व कर लीजिएगा। बाकी का ये बेसिक कंसेप्ट से रिलेटेड। अब हम लोग मॉलिक्यूलर मास डिटरमिनेशन के तीसरे वाले पार्ट पर आते हैं, थर्ड पार्ट पर। इसमें वैसे मॉलिक्यूल्स का निकालेंगे जहां वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लगा हो। जैसे कि एग्जांपल बताते हैं आपको, बॉक्साइट का नाम सुने होंगे, ये एल्यूमिनियम का कोर है और इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है Al2O3.2H2O। यहाँ पर ये .2H2O जो देख रहे हो, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। इसे डेफिनेशन इसका है, द केमिकली ज्वाइंट वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जिस केमिकल सब्सटेंस के साथ में लगे होते हैं उसे वो हाइड्रेटेड कर देते हैं, और वैसे कंपाउंड को हाइड्रेटेड कंपाउंड कहा जाता है। कई जगह पर आप सुनेंगे हाइड्रेटेड साल्ट, अनहाइड्रस साल्ट। तो हाइड्रेटेड से यानी कि जहां H2O लगा हुआ है उससे अगर आप हीट करोगे तो ये बाहर निकल जाता है, तो जो बाकी बचा हुआ पार्ट रह जाएगा रेस्ट, उसको अनहाइड्रस कहा जाएगा। तो अनहाइड्रस वहां टर्म लगाते हैं जहां ये इंडिकेट करता है कि उसमें प्रेजेंट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को हीट कर रिमूव कर दिया गया है। ये आगे भी टर्म आएगा, वहां पर लिखवाएंगे। इस जगह पर हमारा काम है मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन करना, उसके बारे में बात करते हैं। अब बॉक्साइट का फार्मूला हो गया Al2O3.2H2। अब यहाँ पर इनका मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास होता है 27, नंबर कितना है 2, तो 27 इंटू 2 कर दें, एक एलिमेंट कंप्लीट हो गया, प्लस ऑक्सीजन का 16, नंबर कितना है 3, तो 16 इंटू 3। अब इसके बाद यहाँ ये डॉट कई लोगों को परेशान कर रहा है। हमें बताया कि केमिस्ट्री में मॉलिक्यूलर मास निकालते वक्त में जैसे एक से दूसरे की तरफ में आप शिफ्ट करते हो, प्लस लगाओ। मैथ्स में ये डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, लेकिन यहाँ पर ये डॉट सेपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, अलग एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फिर अब यहाँ पर हम लोग प्लस लगाएंगे, कितने मोल्स है इसके 2, यहाँ 2 लिख दिए इंटू, अब ये H2O है, आपके पास में दो ऑप्शन है, अगर H2O को याद है तो ठीक है, नहीं तो इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो, 1 इंटू 2 प्लस 16, 1 इंटू 2 प्लस 16, ये वैल्यू 18 हो जाएगा। और अगर आपको याद है तो आप यहां से डायरेक्ट इसके वैल्यू को लिख दो 18। कैसे 18? 2H2O, तो 2 यहां आ गया और H2O का मॉलिक्यूलर मास 18 होता है, इसलिए हम यहां 2 इंटू 18 कर दिए। अब इसको ऐड कर देना है, 27 इंटू 2 54, 16 इंटू 3 48 एंड 2 इंटू 18 ये 36 हो गया। यानी ऐड करने पर ये वैल्यू आ गया 138। तो ये इसके मॉलिक्यूलर मास से रिलेटेड होगा। तो ये 3 स्टेज का हो सकता है, पहले सिंपल मॉलिक्यूल का, वैसे मॉलिक्यूल जहां ब्रैकेट भी यूज किया हो, और तीसरे स्टेप में वैसे मॉलिक्यूल्स जहां पर
वाटर ऑफ डिस्ट्राइशन भी लगा हुआ। एक कंपाउंड देते हैं डबल साल्ट कहा जाता है, 12th में हालांकि आप पढ़ोगे, उसका आप निकालोगे, प्रैक्टिस करोगे उसका, पोटास एलम। पोटास एलम इसी को फिटकरी भी कहा जाता है और इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला है K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। ये पोटासियम का फार्मूला है फिटकरी का। आपको इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है, ये आपका होमवर्क है, इसको आप कर लीजिएगा। और जब असाइनमेंट आप सबमिट करेंगे एक्सरसाइज का एनसीईआरटी का, तो उनके साथ में ये क्वेश्चन इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो दिए थे वो सबको आप ऐड करके सबमिट करोगे। मॉलिक्यूलर मास कंप्लीट करने के बाद में हम लोग अगले स्टेज की तरफ में बढ़ते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन में कोई केमिकल सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया जा सकता है और आपसे ये कहा जाएगा कि इसमें प्रेजेंट हर एक एलिमेंट का परसेंटेज निकालो। जैसे एग्जांपल लेकर समझाते हैं आपको। आयरन के ओ से है हेमेटाइट और हेमेटाइट का फार्मूला होता है Fe2O3। इस Fe2O3 में दो एलिमेंट हैं, एक आयरन और दूसरा ऑक्सीजन। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इस हेमेटाइट में, आयरन ऑक्साइड में आयरन और ऑक्सीजन का कितना कितना परसेंट है। तो इसके लिए कुछ एक स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, उसी को हम 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर रहे हैं। सबसे पहला काम आप करोगे इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना। इसका मॉलिक्यूलर मास अभी बताए हैं आपको। आयरन का एटॉमिक मास 56, नंबर कितना है 2, तो 56 × 2 प्लस ऑक्सीजन का 16 × 3 हो गया। 56 × 2 112, 16 × 3 48, it would be equal to 160U। मॉलिक्यूलर मास निकल गया। अब इसके बाद में एक एक करके इनके एलिमेंट का परसेंटेज निकालते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग परसेंटेज निकालते हैं आयरन का, परसेंटेज ऑफ Fe। रूल्स क्या बताता है, जिस एलिमेंट का परसेंटेज निकालना है उसका एटॉमिक मास या नंबर ऑफ एटम्स भी लिख सकते हैं। Fe2O3 में आयरन का एटम्स कितना है 2, तो आप यहाँ 2 लिखो, इनटू आयरन का एटॉमिक मास कितना होता है 56 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। अभी आप निकाले मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया 160 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब जब आप इसे सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 70%। तो दूसरा पार्ट है ऑक्सीजन। तो जब दो ही एलिमेंट है तो एक 70% है तो दूसरा 30% होगा, लेकिन यहां आपको निकाल के दिखाना चाहिए। सेम कंसेप्ट अप्लाई करेंगे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन के लिए। Fe2O3 में ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम्स 3 है, तो यहाँ 3 लिख, इनटू इनका एटॉमिक मास 16, तो 3 × 16 डिवाइडेड बाय 160 × 100। देखिए 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 16 16 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 × 10 30%। इनका परसेंट कितना आ गया 30%। दूसरे एग्जांपल्स पे चलते हैं। मान लीजिए आपको परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है इथेनॉल का। इथेनॉल को इथाइल अल्कोहल कहा जाता है और इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H5OH। और यहाँ आपको कहा जा रहा है कि इसमें एलिमेंट का परसेंटेज निकालो। ये एग्जाम्पल क्यों लिए हैं जो थोड़ा ध्यान से समझना है। सबसे पहले आप देखो कि इसमें एलिमेंट कितने हैं, कौन कौन से एलिमेंट हैं। तो इथेनॉल हैज 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये हाइड्रोजन है जो ऑलरेडी हम लोग बोल चुके हैं। पहला काम क्या करना होता है, इनका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। तो इथेनॉल का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, कार्बन एटॉमिक मास 12 × 2 प्लस 1 × 5 प्लस 16 प्लस 1। ऐड करोगे 24 प्लस 5 प्लस 16 प्लस 1। ऐड करने के बाद में ये वैल्यू आ जाएगा 46। मॉलिक्यूलर मास निकल गया। अब एक एक करके परसेंटेज निकालेंगे।
जैसे परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना है, पूरे मॉलिक्यूलर फार्मूला को देखो, कार्बन का नंबर ऑफ एटम्स कितना है 2 इंटू कार्बन का एटॉमिक मास 12, मॉलिक्यूलर मास 46 इंटू 100। अब इसे सोल्व कर लेना है। उसी तरह से परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालना है। यहाँ ध्यान देना, जो बताना चाह रहे हैं वो ये। अब कई लोग क्या करते हैं, दो जगह पे हाइड्रोजन है तो दो बार निकालते हैं। क्यों दो बार निकालेंगे? हमें हर एक एलिमेंट का निकालना है। पूरे फार्मूला को आप देखो, जैसे CH3 CH2 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 ऐसे करके दिया हुआ है, तो टोटल कार्बन को आप एक बार में काउंट कर लो कि उस फार्मूले में कितना कार्बन है, वो यहाँ पर उसके नंबर की जगह पर यूज होगा। तो यहाँ परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन में हाइड्रोजन का टोटल नंबर 5 एंड 1 कितना हो गया 6, यहाँ 5 और यहाँ 1, इस जगह पर हम लोग 6 लिखेंगे। एटॉमिक मास 1 डिवाइडेड बाई 46 इंटू 100। इसको सोल्व कर लेंगे और उसी तरह से फिर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालेंगे। अब देखो यहाँ ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम्स कितना है 1। मे भी अगर फॉर्मूला और बड़ा रहता और सब जगह को ऐड करने पर ये 5 आता तो नंबर ऑफ एटम हम लोग 5 लिखते। तो यहाँ ये वैल्यू आ जाएगा 1 इंटू 16 एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास 46 इंटू 100। अब ये आपके लिए छोड़ दी, इन्हें आप मल्टीप्लाई करके इनका परसेंटेज आप लिख लोगे और ये आपके वर्क में। ये इतना आज तक का ये वर्क था जिसको हम लोग कंप्लीट कर लिया। यानी अगर पिछले 2 दिन तक को हम लोग देखें तो हम लोग पढ़े क्या क्या, साइंटिफिक नोटेशन, सिग्निफिकेंट फिगर, राउंडिंग ऑफ, कैलकुलेशन रिलेटेड टू सिग्निफिकेंट फिगर, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, परसेंटेज कंपोजिशन। अब इसके बाद वाले क्लास में यानी कि नेक्स्ट वीक में मंडे को हम लोग डिस्कस करेंगे इंपीरिकल फार्मूला के बारे में, इंपीरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो आप पहले ये पोर्शन कंप्लीट कर लोगे। जब ये सब कंप्लीट हो जाए, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज आप बना चुके हैं, असाइनमेंट सबमिट कर दिए हैं, तो उसके बाद में आप थोड़ा सा एनसीईआरटी का बुक निकालोगे और देखोगे कि उसमें इंपीरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में क्या दिया हुआ है, किस तरह के टेक्निक का यूज करते हैं हम लोग इंपीरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए, और उसको हम अगले क्लास में